जादुई सोने की मुर्गी बाइक। मीरा उस गांव के एक बाबाजी के आश्रम में रोज पूजा करने जाती थी। मीरा बहुत ही दयालु थी और अच्छी औरत थी। वह सबको मदद भी करती थी। मीरा साधु बाबा का भी बहुत अच्छे से देखभाल भी करती थी। बाबा उसके सेवा से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन मीरा किसी वजह से दुखी रहती थी। ये देखकर बाबाजी मीरा से पूछे, बेटी मीरा, मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत उदास रहने लगी हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि उसकी वजह क्या है? बाबा जी, मेरे पति गुजर कर बहुत साल हो गए हैं। मेरा बेटा भी अब नौजवान हो गया है, लेकिन मैं उसका कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे उसकी हर इच्छा पूरी करनी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। बेटी, अगर तुम उसकी सारी इच्छाएं पूरी करोगी तो वह बिगड़ जाएगा और वह तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। बाबा, लेकिन उसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। बेटी, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सोने की मुर्गी देता हूँ। बाबा ऐसा बोलकर उनके जटा से कुछ बाल निकालकर जमीन पर गिराते हैं। तुरंत वह जादुई बाल एक सोने की मुर्गी की तरह बदल जाती है। बेटी, तुम इसका खूब ख्याल रखना और ये मुर्गी भी तुम्हारी ख्याल रखेगी। मीरा खुशी खुशी उस मुर्गी को घर ले जाकर उसकी अच्छी से देखभाल भी करती है। एक दिन सुबह जब मीरा उसे दाना डालने के लिए आई तो वह देखती है कि उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे। मीरा ये देखकर खुशी से पागल हो जाती है। तुरंत वह उन सोने के सिक्कों को लेकर सोने की दुकान पर जाती है। जी भाई साहब, मुझे कुछ सोना बेचना है। अरे आइए बहन जी, हम आपके ही सेवा के लिए यहाँ पर बैठे हैं। दिखाइए क्या बेचना है आपको। जब मीरा उन सिक्कों को दिखाई, अरे बहन जी, इस जमाने में आपको सोने के सिक्के कहाँ से मिले? इससे आपका क्या लेना देना, बस सोना लेकर पैसे दीजिए। मीरा पैसे लेकर घर आकर अपने बेटे से बोली, बेटा बोलो तुम्हें क्या क्या चाहिए अभी। माँ, मुझे एक मोबाइल, लैपटॉप और एक स्पोर्ट्स बैग भी चाहिए। मीरा उन पैसों से उसे मोबाइल, लैपटॉप और स्पोर्ट्स बाइक भी खरीद कर देती है। उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है। वह बाइक को लेकर बहुत तेजी से चलाकर रोड पर निकल जाता है। मीरा भी बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे एक फोन आती है कि गांव में एक मोड़ पर उसके बेटे की एक्सीडेंट हो जाती है। तुरंत मीरा सोने की मुर्गी के पास जाती है। अरे सोने की मुर्गी, मेरा मदद करो, मेरे बेटे की एक्सीडेंट हो गई है, मुझे तुरंत वहां पर जाना है। मीरा का दुख देखकर मुर्गी तुरंत एक जादुई सोने की मुर्गी बाइक की तरह बदल जाती है। उस मुर्गी बाइक पर बैठकर मीरा जल्दी से एक्सीडेंट की जगह पहुंच जाती है और उसके बेटे को लेकर अस्पताल भी पहुंच जाती है। ठीक समय पर मीरा के बेटे की इलाज भी हो जाती है। इलाज के बाद बेटे को लेकर उसी सोने की मुर्गी बाइक पर घर भी आ जाती है। मुर्गी, मेरे बेटे को बचाने के लिए मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। घमंडी लड़की चंदा। चंदा और सितारा नाम की दो सहेलियां थीं। उनका घर एकदम पास में था। दोनों देखने में बहुत अच्छी थीं, लेकिन चंदा की खूबसूरती देखते ही बनती थी। लेकिन चंदा एक अमीर बाप की बेटी थी। उसके घर में नौकर चाकर और इतनी आलीशान चीजें थीं कि उसे कभी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और उधर सितारा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बच्ची थी, लेकिन उसे मेहनत करना, घर के काम करना, सिलाई कढ़ाई करना, ये सब बहुत पसंद था। एक दिन चंदा ने सितारा से कहा, सितारा चलो, कितना बढ़िया मौसम है, कहीं नदी किनारे चलते हैं, थोड़ा वहाँ का मौसम का लुत्फ उठाते हैं। क्या तुम सारा दिन काम में लगी रहती हो? चंदा, मैं चलती, पर वो क्या है ना, आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें आज अकेले ही जाना होगा। मुझे माँ का ख्याल रखना है। हाँ, क्या बेकार की बातें करती हो,
तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? तुम जानती तो हो हमारे पास कोई नौकर नहीं है। घर का सारा काम मैं और माँ ही करते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। चंदा बहुत घमंडी थी। उसे किसी की सेहत, बीमारी, किसी की चिंता नहीं थी। माँ, मेरे लिए नए जेवर बनवा दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चंदा की माँ उसके लिए नए कपड़े, नए जेवर बना देती है। एक दिन वो फिर से जाकर सितारा से कहती है, देख सितारा, मेरा नया हार तो देख। वाह, बहुत सुंदर है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुछ नहीं देते? सितारा अपना सा मुंह लेकर बैठ जाती है। धीरे धीरे दोस्ती में दरार आने लगी। एक दिन चंदा की माँ बहुत बीमार हो गई। उसके पिताजी ने चंदा से कहा, बेटी चंदा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और आज घर पे कोई नौकर भी नहीं आया है और मुझे किसी ज़रूरी काम से अभी फैक्ट्री जाना है। तुम अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना, कुछ बना के खा लेना। जी पिताजी। चंदा के पिताजी तो चले जाते हैं, लेकिन चंदा अपने आप को शीशे में ही निहारती रहती है। अपनी माँ के पास जाकर बैठती तक नहीं। उसकी माँ तड़पती हुई उसे आवाज लगाती है, बेटा चंदा, कहाँ है री तू? आई माँ। क्या बात है माँ? बेटी, मुझे दवा खानी है, कुछ खाने को ला दे। खाने को? चंदा पूरी रसोई घर में देखती है, खाने में पका हुआ कुछ भी नहीं था। माँ, घर में पका हुआ कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ? आज तो कोई नौकर भी नहीं आया। तुम रहने दो, तुम शाम को खा लेना। क्या बात कर रही हो बेटा, ऐसा नहीं होगा। मैं दवाई नहीं खाऊंगी तो और बीमार पड़ जाऊंगी। अच्छा, ये बात है, मैं सितारा को बुला कर लाती हूँ। चंदा सितारा के पास जाकर सारी बात बताती है। सितारा तुरंत भागती हुई आती है और उसकी बीमार माँ का ख्याल रखती है। उन्हें खिचड़ी बनाकर खिलाती है, दवाई देती है। तब चंदा को एहसास होता है कि इतना छोटा सा काम भी वो अपनी माँ के लिए ना कर पाई। सितारा, आज तुमने मेरी मदद की है। माँ सच में बहुत बीमार है, मगर मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं था। मेरी सहेली, तुम्हें बहुत घमंड हो गया है। जरा आसपास देखो, अपने माता पिता से ज्यादा अनमोल और खूबसूरत चीज दुनिया में कोई नहीं है। तुम ठीक कहती हो। बांस की मछली खाना पकाना। ये कहानी बहुत साल पहले की थी। मछलीपुर नाम का एक गांव में गोपाल दास करके एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह पास ही एक नदी में जाकर मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता था, लेकिन बूढ़े होने की वजह से वह ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाता था। बस जो 3-4 मछलियां मिलते थे उन्हीं से काम चलाता था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मछलियों का शिकार भी नहीं कर पा रहा हूं। एक दिन वह बाजार में जा रहा था कि उसने एक आदमी को बांस का चिकन बेचते हुए देखा। आओ भाई लोग, आओ, स्वादिष्ट बांस का चिकन खाकर मजे लो। बिल्कुल फ्रेश और लाजवाब बैम्बू चिकन। वहां पर बहुत लोग थे और उसका बैम्बू चिकन खाने के लिए लाइन में लगे थे। उसको देखकर गोपाल दास को भी एक आइडिया आता है। मैं भी इसकी तरह बैम्बू फिश बनाकर बेचूंगा, उस तरह कुछ ज्यादा पैसे तो मिलेंगे। ऐसा गोपाल दास उसके घर के सामने ही बैम्बू फिश बनाने का चूल्हा का आयोजन करता है और शिकार करके लाए हुए मछलियों को बैम्बू में पकाने लगा। आओ भाई आओ, मेरा मजेदार बांस का मछली का मजा लो। ना तेल ना मसाले, सिर्फ स्वादिष्ट मछली। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। देखते ही देखते वहां पर लोग आने लगे। अरे क्या गोपाल काका, अब बैम्बू फिश कब से बेचने लगे? लाओ, एक प्लेट मुझे भी लाओ। वाह, लाजवाब है, मेरे दोस्तों को भी खिलाओ। ऐसा गोपाल दास का व्यापार अच्छा चलने लगा। हर रोज बैम्बू फिश खाने के लिए लोग आते थे, लेकिन कम मछलियां होने की वजह से जल्दी ही खत्म होने लगे। गोपाल दादा, ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? कम से कम 40 या 50 मछलियां तो होना चाहिए। देखो, सभी लोग वापस जा रहे हैं। गोपाल दास को समझ में आ गया कि उसको ज्यादा मछलियां पकड़ना है। तुरंत अपना जाल लेकर नदी में चला गया। जब उसने जाल फेंका और खींचने लगा तो उसके जाल में एक जादुई जल कन्या निकली। जल कन्या तड़पता हुआ गोपाल को निवेदन किया।
गोपाल काका, दया करके मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। मुझे जाने दो। तुरंत गोपाल उसको जाल से रिहा करता है। गोपाल काका, मुझे मालूम है कि तुम बूढ़े हो गए हो और शिकार नहीं कर पा रहे हो। ये लो एक जादुई बर्तन। इस जादुई बर्तन को लेकर नदी के पास रखो। बस मछलियाँ अपने आप इस बर्तन में आकर गिरेंगे। जलकन्या ऐसा बोलकर गायब हो गई। गोपाल उस जादुई बर्तन को लेकर नदी के बाजू में ही रखा। बर्तन रखते ही बहुत सारे मछलियाँ उस बर्तन में अपने आप आकर गिरने लगे। गोपाल उनको लेकर बैम्बू फिश बेचने लगा। जब भी मछलियाँ खत्म होते थे, उस बर्तन को नदी के पास लाकर ढेर सारे मछलियाँ लेके जाता था। जल्दी ही गोपाल पैसे कमाकर एक बड़ा होटल भी खोलता है।